आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर और वायसराय के बारे में, ठीक ना। गवर्नर और वायसराय के बारे में हम लोग ध्यान रखना। हम लोग जब संवैधानिक प्रधान पढ़ रहे थे पॉलिटी में, देखना पहला टॉपिक हम लोग का पता भारत में संवैधानिक विकास। तो उसमें हम लोग गवर्नर के बारे में पढ़ चुके थे कि गवर्नर की भूमिका क्या है, कब उनको कानून बनाने का अधिकार मिला, उनकी कार्यकारिणी परिषद में पहले कितने सदस्य थे, ठीक ना। तो ये गवर्नर की नियुक्ति कौन करते थे, कहाँ से लोग आते थे। तो हमने बताया था कि भारत में जितने भी भारत में शासन करने वाले दो लोग थे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और एक ब्रिटिश क्राउन, ठीक ना। भारत में शासन करने कितने लोग थे, तो दो तरह से अंग्रेज, दो तरह के लोग थे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और एक ब्रिटिश क्राउन। दोनों कहाँ के थे, तो दोनों इंग्लैंड के थे, ठीक है। तो सबको पता है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता आई, फिर ब्रिटिश क्राउन की सत्ता आई। तो जो हम लोग देखते हैं 1765 से लेकर या 1757 के प्लासी युद्ध के बाद से लेकर 1857 तक जो सत्ता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार देश को चलाया जा रहा है। और 1857 की विद्रोह के बाद 1858 से लेकर 1947 तक देश को चलाया जा रहा है ब्रिटिश क्राउन के अधीन, ठीक। तो भारत में सबसे पहला है कि जब गवर्नर और वायसराय पढ़ेंगे तो पहले देखेंगे दोनों एक ही व्यक्ति है, केवल नाम में क्या है बदलाव आ गया है। एक है गवर्नर और एक है वायसराय, जिसका हम लोग पॉलिटी के संवैधानिक विकास में पढ़ चुके हैं बढ़िया से कि गवर्नर का नाम कब दिया गया, वायसराय नाम कब दिया गया, गवर्नर के क्या क्या कार्य होते थे, क्या क्या उनके अधिकार होते थे, कब उनके विषय को हस्तांतरित और आरक्षित किया गया, ये सब हमने पढ़ा है। यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर के कार्य, यानी जो भी गवर्नर अंग्रेज़ों के अधीन भारत में आए, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन हो, चाहे वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो। तो भारत में जब प्रमुख के रूप में अधिकारी लोग आए अंग्रेज की तरफ से, तो उन लोगों ने भारत में बहुत सारे संसदीय कानून बनाए, बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए, बहुत सारे भारत में समाज में जो बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए कानून बनाए। उन्हीं का हम लोग इधर अंदर में पढ़ेंगे आज। किस गवर्नर ने, तो भारत में जितने भी उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, ठीक ना, सामाजिक स्थितियां थी उनको दूर करने के लिए ये गवर्नर की भूमिका थी। तो गवर्नर और वायसराय की भूमिका हम किस रूप में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ना है कि देखो भारत में जो अंग्रेज आए थे, सिंपल सी हो बता चुके हैं, अंग्रेज आए थे भारत में जो, उन लोगों ने भारत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को बदलकर ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ पर अपने अधीनस्थ कर लिया भारत की सत्ता को। तो अब आता है कि वही लोग यहाँ पर एक प्रमुख भेजते थे ब्रिटेन से। प्रमुख मतलब जो यहाँ के देश के संचालन करेगा। तो पहले मान लो बंगाल का प्रमुख हुआ, फिर बंगाल के अलावा अन्य छोटे छोटे प्रांतों का भी प्रमुख हुआ, और सब एक्ट के नियम के अनुसार है। एक्ट क्यों लाया गया था, ताकि गवर्नर या वायसराय का कोई विरोध न करे, लगे कि हाँ ये गवर्नर ही इस पूरे देश को चलाने में सक्षम है और गवर्नर की बातों को हम काट नहीं सकते हैं। इसीलिए एक्ट के माध्यम से उनके समय समय पर अधिकार में क्या की गई, वृद्धि की गई। तुम देखना 1773 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा दिया गया। क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि जब बम्बई प्रांत में और बंगाल प्रांत में, जब बम्बई प्रांत में मराठों के मुद्दे को लेकर आपस में संघर्ष हुआ, तो उस समय बंगाल प्रांत उसमें हस्तक्षेप किया। तो बंगाल प्रांत हस्तक्षेप किया तो बम्बई प्रांत बोला कि हमारे आंतरिक मामले में बंगाल प्रांत क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, बंगाल का गवर्नर क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। इसी बंगाल के गवर्नर के अधिकार को वृद्धि करने के लिए एक्ट बनाए गए, ठीक ना। अब आता है उसी में सवाल हम लोग करेंगे, भारत में अंग्रेज प्रमुख, तो इसी परिप्रेक्ष्य हम लोग को पढ़ना है भारत में, ठीक ना। तो भारत में जो अंग्रेज प्रमुख हैं वो दो तरह से, एक गवर्नर के रूप में और एक वायसराय के रूप में है। तो सबको पता है कि भारत में अंग्रेज दो तरह के लोग शासन किए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और एक ब्रिटिश क्राउन। एकदम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, ठीक ना, किताबी भाषा में नहीं समझना है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1757 से लेकर 1857 तक,
और ब्रिटिश कंपनी जो थी वो 1858 से लेकर 1947 तक चली, ब्रिटिश क्राउन, ठीक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधीन प्रमुख अंग्रेज प्रमुख हैं, जिनके जिम्मे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था तथा ब्रिटेन में पारित किए गए कानून को यहाँ लागू करना था। उसी में हम जो अधिकारी हैं उन्हीं को प्रमुख को बोलते हैं हम लोग गवर्नर और वायसराय। तो देखो यहाँ पर गवर्नर और वायसराय एक ही है, प्रमुख है, वो अंग्रेजी है, केवल नाम में बदलाव इसीलिए किया गया है ताकि यह पता चले कि जो गवर्नर है वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन है और जो वायसराय है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन है। यानी जिसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, वायसराय, इसका मतलब वो ब्रिटिश क्राउन की जब भारत में सत्ता थी तो उसके अधीन आकर उन्होंने भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक नियमों को क्या किया, लागू किया, या देश को चलाया, ठीक। गवर्नर जब लग जाएगा उसके नियम आगे तो समझना कि उस समय सत्ता किसके हाथ में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ शासन चला रहे थे, ठीक है। तो यही दोनों में अंतर है। जैसे कैसे हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रमंडल के जो सदस्य हैं और जो सदस्य नहीं हैं, जो यहाँ से अधिकारी जाएंगे, जो सदस्य वो कहलाते हैं उच्चायुक्त, और जो सदस्य नहीं है उनका कहलाते हैं राजदूत। तो उच्चायुक्त और राजदूत में एक ही अंतर है कि जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं उनके नाम का आगे लगेगा उच्चायुक्त, और जो राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है उनके आगे लगेगा राजदूत। उसी तरह से गवर्नर और वायसराय दोनों का काम एक ही है, जैसे उच्चायुक्त और राजदूत का काम था, ठीक। तो गवर्नर बताओ किसके दिन आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का दिन। वायसराय बताओ ब्रिटिश क्राउन का दिन। हालांकि इसमें बहुत सारा प्रतिनिधि भी इसको कहा जाता है, लेकिन उतना डीप नहीं जाता, उतना डीप हमको नहीं पढ़ना, वो ऐसे यूपीएससी में आता है लेकिन कभी कभी आता है, लेकिन मेन हमको पहले फंडा पढ़ लो। तो देखो वायसराय जो है वो मात्र एक ही रहेगा, वायसराय कहलाएगा केवल। वायसराय में सिर्फ रहेगा भारत का वायसराय, लेकिन गवर्नर में देखो 3 वर्ड लग जाएगा, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल। देख रहा है यहाँ क्या है, गवर्नर में कितने वर्ड लगे, पहला बंगाल का गवर्नर, यानी वो सिर्फ कहाँ का रहेगा प्रमुख, बंगाल का। अब बंगाल का गवर्नर जब जनरल ऐड हो गया तो क्या कहलाएगा, बंगाल के अलावा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के भी, जैसे बंगाल है, बंगाल के अलावा अंग्रेज़ों ने जब मद्रास को जीता तो मद्रास को प्रेसिडेंसी बनाया। प्रेसिडेंसी मतलब उसके आसपास के क्षेत्रों को उसके अधीन कर दिया और वहाँ एक प्रांतीय गवर्नर नियुक्त हुआ। मुंबई को जीता तो उसी तरह से बम्बई प्रेसिडेंसी बनाया, वहाँ भी एक प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किया। कलकत्ता में तो प्रांतीय गवर्नर होता ही था। तो जब इस कलकत्ता के गवर्नर को सिर्फ बंगाल में अधिकार था तो उसका नाम पड़ा था बंगाल का गवर्नर। जब उसका अधिकार मद्रास के गवर्नर पर भी हो गया और बम्बई गवर्नर पर भी, तब उसका नाम रखा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। देखो गवर्नर के लिए कितने शब्द हैं, 3, बंगाल का गवर्नर, बंगाल गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल, ठीक ना। तो भारत का कब होगा, जब पूरे देश को एकीकृत कर लिया जाएगा तो कहा जाएगा यही गवर्नर जो है, जो बंगाल गवर्नर है, वो देश के सभी भागों के लिए कानून बना सकता है, तब उसका नाम हो गया भारत का गवर्नर। अब देखो वायसराय कब होगा, जब सत्ता क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी, तो उसका नाम क्या होगा, भारत का वायसराय। तो वायसराय के लिए मात्र कितना वर्ड है, एक वर्ड, एक सेंटेंस है, ठीक ना। और गवर्नर के लिए कितना है, 3 है, 1 2 3, 1 2 3, यानी गवर्नर कितना का आ गया, 2 3। चलो अंग्रेज प्रमुख कितने थे, 2, एक गवर्नर और एक वायसराय। बताओ तो इनमें क्या हम डिफरेंस बताएं। वायसराय जब होंगे तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन होंगे और गवर्नर जब होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन, ठीक ना। अब बताया तो इनका काम क्या था अभी। अब आता है गवर्नर को कितने भाग में बांटेंगे, 3 खंड में, जबकि वायसराय के लिए मात्र एक ही शब्द आएगा, भारत का वायसराय। गवर्नर के नाम में क्या आएगा, 3 क्यों आएगा, तो उनके अधिकार में वृद्धि के कारण। किसके कारण, जैसे जैसे उनके अधिकार में क्या आया, वृद्धि आया, गवर्नर के उसके नाम में भी क्या है, बदलाव आ गया। जैसे कि मान लो 1 स्टार रहेगा तो ASI हो गया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। डबल स्टार रहेगा तो मान लो इस सब इंस्पेक्टर हो गया, और 3 स्टार रहेगा तो इंस्पेक्टर हो जाएगा। उसी तरह से बंगाल का गवर्नर, बंगाल का
गवर्नर जनरल। और तो पूछ देगा कि बंगाल गवर्नर का मतलब क्या हुआ, वो सिर्फ कहाँ तक था, बंगाल तक उसका अधिकार था। यानी बंगाल तक है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था का वो कानून बना सकता था। ठीक, जैसे उसके अधिकार में वृद्धि हुई तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसको अधिकार क्या मिल गया, बम्बई के और मद्रास के गवर्नर पर भी। तब यहाँ का भी सामाजिक आर्थिक और क्या करने लगा, अधिकार जताने लगा। तो उसके नाम में क्या आ गया, बदलाव। इन्हें उसके अधिकार क्षेत्र में क्या हो गई, वृद्धि। तो उसका नाम में क्या जुट गया, तो जनरल शब्द। अब उसी बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक, अब इस बंगाल के गवर्नर का अधिकार क्षेत्र पूरे भारत पर हो गया, तो इसका नाम पड़ गया बंगाल का गवर्नर जनरल। भारत का, अब वो पूरे भारत का हो गया ना, तो उसका नाम क्या ऐड हो गया, भारत। तो देखो ऐड क्या हुआ यहाँ पर, जनरल, यहाँ ऐड क्या हुआ है, भारत। ठीक, इसी को हम लोग अब थोड़ा सा अब डीप से पढ़ें। देखो अब आता है, कुल भारत में जो अंग्रेज प्रमुख आए थे वो लगभग 55 लोग थे। इस 55 में से 28 को गवर्नर कहा गया है और 27 को वायसराय कहा गया है। ठीक ना, तो कुल कितने अंग्रेज प्रमुख भारत भेजे गए थे, 55, जिसमें से हम लोग कुछ कुछ का ही मेन का ही क्या करेंगे, लगभग 25-30 को हम लोग कर पढ़ेंगे। हम लोग 30 लोग देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम लोग यहाँ पर कितने गवर्नर को पढ़ेंगे, 30 को। एक चीज़ और देख लेना, देखो 1 2 3 है, 4 पद है। एक बंगाल का गवर्नर जनरल, एक बंगाल का गवर्नर जनरल, एक बंगाल भारत का गवर्नर जनरल, और एक हो गया भारत का वायसराय। ये 4 पद आते हैं, लेकिन गवर्नर और वायसराय के रूप में कितने, 2 पद। तो बताए थे गवर्नर का मतलब हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन आप है, अब वायसराय का मतलब हुआ आप किसके अधीन है, ब्रिटिश क्राउन का अधीन है। हालांकि बताए थे इसी को भारत का प्रतिनिधि बोला गया था 1935 का अधिनियम कहता, तो वो सब अलग चीज़ है, उतना PhD नहीं करना है, मेन चीज़ पकड़ लो। देखो एक चीज़ और बताएंगे, जो इसका अंतिम होगा, जो पहले वाला का अंतिम होगा, इसके वाले का वो पहला होगा, फिर उसी तरह से इसका अंतिम इसका पहला होगा। ठीक है ना, जैसे देखो बंगाल का गवर्नर का नाम कब पड़ा, सब बता चुके हैं भारत का संवैधानिक विकास में, उसको देख लेना सब। जब सिंपल समझो एक लाइन में, प्लासी युद्ध हुआ, तो भारत में प्लासी युद्ध होने के बाद देखा होगा बंगाल में हुआ, तो प्लासी युद्ध जब 1757 हुआ था सिराजुद्दौला से, तो बंगाल के एक छोटे से प्रांत को अंग्रेज़ों का अधीन कर दिया गया। तो उसमें उसको दीवानी प्राप्त हो गई कोलकाता सुल्तानती गोविंदपुर की। इसमें क्या हुआ, वहाँ एक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर एक अधिकारी भेजे कि जाओ वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाओ, तो उसका नाम रखा गया बंगाल का गवर्नर। ऐसे उसका नाम रहेगा कलकत्ता सुल्तानती और गोविंदपुर का, लेकिन उसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, बंगाल का गवर्नर। कुछ समय के बाद वो फिर बाहर चले गया, अपने देश चले गया, क्लाइव। तो बंगाल का उस तरह से पहला गवर्नर कौन हुआ, क्लाइव हुआ। उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ था, सिर्फ बंगाल में था। तभी वो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, और इस युद्ध में भी अंग्रेज़ों की विजय होती है और इलाहाबाद की क्या होती है, संधि। इस संधि के तहत कहा गया कि भारत में क्लाइव को शासन चलाने का अच्छा अनुभव है, तो क्यों ना उसको दोबारा भेज दिया जाए। तो फिर दोबारा किसको भेजा गया, क्लाइव को भेजा गया। ठीक ना, तो क्लाइव इस तरह से 2 बार आया था भारत में। ठीक है, तो बताओ बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना, क्लाइव बना। उसी क्रम में बहुत सारे गवर्नर बनते गए जो किताब में, लेकिन उतना डीप नहीं पढ़ना हम लोग को। उसी में अंतिम कौन बना था, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, अंतिम कौन था, तो बताए थे इसी का अंतिम, देखो इसका पहला है, ध्यान रखना पहला है कि नहीं है। तो अंतिम कौन था उसी कड़ी में, वारेन हेस्टिंग्स। तो कहा था जब देश सत्ता में वारेन हेस्टिंग्स था, तभी तो लोग को बताए थे भारत का संवैधानिक विकास पढ़ लेना जाकर पॉलिटी में, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने आए हम लोग केवल। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। ठीक ना, उसी एक्ट के तहत कहा गया कि जो वारेन हेस्टिंग्स है, जो भी बंगाल का गवर्नर है, उसको कहा जाए कि अब आप बंगाल का गवर्नर जनरल हो गए, यानी आपका अधिकार अब मद्रास और बम्बई के गवर्नर पर भी हो गया।
और इसी को बनाया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बताओ वारेन हेस्टिंग्स क्या था? बंगाल का गवर्नर भी था, बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी हुआ। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक। अब आता इसी कड़ी में बहुत सारे और गवर्नर जनरल बने बंगाल के, उसी में अंतिम बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बताओ बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम कौन हुआ? बेंटिक। क्या रूल बताए हैं कि जब अगला कोई पद आएगा तो लास्ट वाला पहला हो जाएगा, ठीक ना? तभी अंग्रेज़ों का पूरे भारत पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। और अंग्रेज़ सोचे कि पूरे देश को एक केंद्र की सत्ता के रूप में बदला जाए। तो उन्होंने क्या किया? अब कहा गया कि केंद्र की सत्ता का मतलब क्या होगा कि जो भी कानून बनेगा पूरे भारत के लिए वो कहाँ से बनेगा? बंगाल से बनेगा। तो उसी बंगाल के गवर्नर का नाम बदल कर हो गया भारत का गवर्नर जनरल। अब जो भी बंगाल में गवर्नर बनकर आएगा वो बंगाल का गवर्नर जनरल ना कहलाकर पूरे भारत का क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल। अभी भी सत्ता बताओ किसके हाथ में? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। बताए थे ना, गवर्नर हो तो क्या कहना है? ईस्ट इंडिया कंपनी। वायसराय हो तो क्या कहना है? ब्रिटिश क्राउन। गवर्नर के लिए कितने पद हैं? 3 पद हैं, जो कि वायसराय के लिए मात्र 1 पद आएगा। वो सिर्फ होगा भारत का वायसराय, उसमें ये नहीं कहेगा बंगाल का वायसराय। ठीक। तो बताया था इसका अंतिम इसका क्या होगा? तो था भारत के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूछ देगा। क्या कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल किस पूछ देगा? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत कहा गया? तो 1773 के एक्ट के तहत। क्यों 73 के एक्ट के तहत? कि मान लो अगर कानून के तहत उसके नाम में बदलाव नहीं लाएंगे तो प्रांतीय गवर्नर उसकी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। इसीलिए कानून के तहत क्या किया जाता है उसको? जैसे एक दरोगा अपने आप डबल स्टार लगा ले तो उसकी बात कोई सुनेगा सिंगल से? जब तक सरकार उसको डबल स्टार का क्या नहीं देगी, इजाज़त नहीं देगी। अब होता भारत का गवर्नर जनरल। तो 1833 के एक्ट के तहत क्या हुआ? भारत के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो बताए थे बेंटिक जो है वो क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? बेंटिक जो है क्या बनेगा? भारत का बेंटिक जो है भारत का क्या बनेगा? पहला गवर्नर जनरल बनेगा। ठीक ना? तो पहला गवर्नर कौन बनेगा? भारत का बेंटिक बनेगा। और इसी कड़ी में आगे कौन बनेगा? अंतिम कौन बनेगा? कैनिंग। अब बताओ भारत की गवर्नर जनरल के बाद पद कौन आएगा? भारत का वायसराय आएगा। तो अंतिम वायसराय, प्रथम वायसराय कौन बन जाएगा? कैनिंग बनेगा ना। चलो, तो ये सब पूछता है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत कहा गया? 73 के तहत। अब पूछेगा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किसके तहत कहा गया? 1833 एक्ट के तहत। अब कहा गया भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कब कहा गया? तो 1858 के एक्ट के तहत। क्या तो बोलना है? 1858 के तहत। ठीक, इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखो वायसराय है, अभी बताए थे 1858 के एक्ट के तहत वायसराय आ गया। और किसके दिन होगी अब सत्ता? ब्रिटिश क्राउन के दिन। यानी ये वायसराय किसके दिन आएंगे? ब्रिटिश क्राउन, जो वहाँ की महारानी है। ठीक। पहला कौन था? कैनिंग। बताया थे ना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम कौन हो गया वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। उसका अंतिम, इसका प्रथम। देखना बहुत कन्फ्यूजन कराता है यहाँ पर, जैसे भारत का गवर्नर जनरल। ठीक ना? तो कभी कोई लिखता भारत का अंतिम गवर्नर कौन था, तो फंसाता है, एसएससी में फंसाया है। तो बहुत लोग माउंट बेटन मार दिया है। माउंट बेटन वायसराय है। एक्चुअल आंसर के अनुसार माउंट बेटन क्या होगा? भारत का अंतिम वायसराय है, गवर्नर नहीं है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो गया कैनिंग हो गया। कौन हो गया? और वो प्रथम वायसराय भी बताया था ना। इसका अंतिम, इसका क्या होगा? देखो, इसका अंतिम उसका प्रथम होगा। चलो, इसी कड़ी में बहुत सारे वायसराय है। तो वायसराय है तो क्या हुआ? क्या आप कहा जाएगा कि भारत में अब सत्ता अभी भी मैंने अब केवल देखो क्या हुआ है, सत्ता भारत से बाहर नहीं होगी, सत्ता अभी भी उनकी है। लेकिन अब सत्ता बदल गया है कि अब पूरे भारत तो कौन चलाएगा? ब्रिटिश क्राउन चलाएगा। और जो गवर्नर बनेगा बंगाल का वो पूरे भारत का होगा। ठीक ना? तो देखो, इसी में अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? बोलना तो कौन बोलना है? अंतिम वायसराय कौन था अंग्रेजों का? तो माउंट बेटन। अंग्रेज द्वारा नियुक्त वायसराय नियुक्त किया गया राजगोपालाचारी। तो राजगोपालाचारी जो थे प्रथम और अंतिम भारतीय थे। इनके बाद तब तक देश क्या हो गया? आज़ाद हो गया। और इनके बाद कोई भी भारत का क्या नहीं बना, भारत का कोई गवर्नमेंट, यानी वायसराय पद जब हटा दिया गया तो पूछेगा प्रथम और अंतिम क्यों हुआ? तो जब अंग्रेज भारत चले गए
देश हमारा क्या हो गया, हमारे देश में आज़ादी आ गई, हमारा संविधान बन गया 1950 में, तो वायसराय पद यहाँ के लिए क्या कर दिया, घटा दिया गया। और इसी की जगह पर हो गया राष्ट्रपति पद। कौन पद? राष्ट्रपति पद। जो राष्ट्रपति पद है उनके पहले क्या था? वायसराय। वायसराय के पहले क्या था? भारत का गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल के पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल गवर्नर जनरल के पहले पद क्या था? बंगाल का गवर्नर। ठीक, तो राष्ट्रपति के पहले कौन सा पद था भारत में? वायसराय। तो जैसे आज राष्ट्रपति के पास है ना पावर, किसी भी कानून को अपनाने, किसी भी कानून को वैध देने का, उसी वायसराय के पास था। सेम लगभग, थोड़ा सा मूलभूत परिवर्तन आया लेकिन लगभग उसी इसकी तरह था। तो चलो, अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? माउंटबेटन। प्रथम और अंतिम भारतीय कौन थे? राजगोपालाचारी। इसके बाद क्यों नहीं कोई बना? तब तक हमारा संविधान लागू हो गया। लागू होने के बाद वायसराय का पद क्या कर दिया? घटा दिया गया। इसलिए वहाँ उसकी जगह पर क्या आ गया? राष्ट्रपति का पद। इसलिए इनके बाद कोई अब दूसरा नहीं बना। ठीक, अब होता 2 बार कौन? अब गवर्नर के बारे में कुछ फैक्ट जान लो। 2 बार कौन बने? क्लाइव। 2 बार कौन बने? कॉर्नवालिस। तो कौन से क्लाइव? काका। कौन से क्लाइव और का से कॉर्नवालिस, दोनों कौ से है। क का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? क का। सुधारवादी किसको कहा गया? पूरे गवर्नरों में तो बेंटिव कहा जाता है। क्यों? तो युद्ध की जगह पर उसने कहा कि मैं युद्ध पर बल नहीं दूंगा। हाँ, कुछ छोटे मोटे लास्ट में युद्ध किया उसने, लेकिन युद्ध की बजाय उसने कहा कि मैं जो समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उसको सुधार करूँगा, और प्रशासनिक स्तर पर जो ढांचा खराब हो गया है, ताकि प्रशासन को सही ढंग से लगाया सके और कंपनी को क्या हो? फ़ायदा हो। इसके लिए उसने प्रशासन सुधार किया। ठीक, तो प्रशासन सुधार करने के लिए कहा कि जब हम प्रशासन सुधार करेंगे तो युद्ध कहाँ से करेंगे? इसलिए युद्ध की जगह पर उसने क्या किया? प्रशासन और सुधार पर क्या दिया? समाज सुधार पर क्या दिया? बल दिया। से उसका नाम पड़ा सुधारवादी। यानी जो व्याप्त बुराइयाँ थी उसको दूर करने का प्रयास किया। आगे पकड़ेंगे हम लोग। उदारवादी किसको आ गया? रिपन कहा गया है। इसीलिए कि जब भारत में आया तो देखा कि हमारे आने से पहले जितने भी भारत विरोधी वायसराय के किए गए कार्यों को उसने पलट दिया, जिसका आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसीलिए उसको भारत का उदारवादी कहा जाता है। सबसे खराब गवर्नर किसको कहा था? कर्जन को। कैसे? औरंगजेब जब आया था तो पूरे भारत विरोधी काम किया, चाहे वो जिस परिस्थिति के अनुसार किया हो, उलमाओं के डर करके या जिस कारण से भी किया हो, लेकिन गलत तो किया ना। इसका मतलब आप में ताकत नहीं था। उसी तरह से कर्जन जब आया तो इसने भारत विरोधी कानून बनाया को, जो भारतीयों को पसंद नहीं था। इसीलिए इसको सबसे खराब गवर्नर कहा जाता है। सबसे लंबा समय तक कार्यकाल कौन चला? तो वारेन हेस्टिंग। देखो, अब सबका कार्यकाल था तो सबसे लंबा समय तक कौन चला? 74 से लेकर 85 तक, लगभग 11 ईयर्स तक इसका चला था, वारेन हेस्टिंग्स का। भारत में मृत्यु देखो, कितने लोगों की मृत्यु भारत में थी? 3 बोलना, कॉर्नवालिस, एल्गिन और मेयो। तो कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर में गई थी और उसका यहीं पर दफन कर दिया गया, कब्र है। तो किस एक गवर्नर की क्या है? तब बोलेगा किस एक गवर्नर का कब्र भारत में है? तो बोलना कॉर्नवालिस का। मरे कितने थे भारत में? 3 लोग, कॉर्नवालिस, एल्गिन और मेयो। चाकू से मारकर किसकी हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो की। बताएंगे क्यों, आगे है। तो 3 चीज़ पढ़ना। तो कितने की मृत्यु भारत में गई थी? 3 गवर्नर की। किस एकमात्र का कब्र भारत में है? तो वो कॉर्नवालिस का, गाजीपुर में, यूपी में है। ठीक, नेक्स्ट आओ। जितने भी भारत में अब गवर्नर हैं उन सारे गवर्नर के बारे में हेडिंग हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहला है उसमें क्लाइव है। प्रमुख गवर्नर में कौन कौन है? पहला क्लाइव है। क्लाइव का कार्यकाल है 1757 से लेकर 1760 तक, और फिर दोबारा 1700। तो बताया था ना कि 2 बार ये बना था। कौन? क्लाइव। देखो, अब इससे बंगाल का क्या कहा था? प्रथम गवर्नर बताए थे। इसलिए कि अभी बताए थे कि उस समय इस गवर्नर की कार्यभार यानी कार्य की जिम्मा सिर्फ कहाँ तक थी? बंगाल तक थी। क्यों बंगाल तक थी? तो अंग्रेज उस समय बंगाल प्रांत को ही जीत कर रखे थे। अभी अदर प्रांत अभी भी देसी रियासत में था, यानी ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा वो नहीं था। ठीक, अब होता प्लासी युद्ध हुआ 1757 ईस्वी के समय में। क्या होता? प्लासी युद्ध। सबको पता ही, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। इन सब का हम लोग देखो, गवर्नर में जो बाद में नहीं आएगा उसका हम लोग यहाँ डेप पढ़ लेंगे। ठीक ना? जिसकी चर्चा बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आएगी
उसका चर्चा हम लोग कम कर लेंगे, ठीक है। चलो, इसने क्या क्या क्लाइव के समय में सुधार किया हुआ देखो। आर्थिक सुधार सबसे पहले कहा, क्यों किया? तो कहा कि जब तक सब अर्थव्यवस्था नहीं सुधारेंगे तो हम उससे हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। रेवेन्यू जब नहीं बढ़ेगा तो प्रशासन और सैन्य व्यवस्था को मजबूत हम नहीं कर पाएंगे, और जो मजबूत नहीं कर पाएंगे तो बंगाल तो छोड़ो, पूरे भारतवर्ष को हम जीत नहीं पाएंगे। कहा था कि ये पहला साम्राज्यवादी था। साम्राज्यवादी का मतलब होता है साम्राज्य का विस्तार करना, यानी अपने ब्रिटिश प्रांत को बढ़ाना। अंतिम साम्राज्यवादी बोला था डलहौजी को। किसको बोला था? डलहौजी को। यानी उसके बाद कोई साम्राज्य जीता नहीं गया। इसलिए बोला था कि उसको लगा कि जो भी प्रांत को हम जीतना था जीत लिए, जो भी देशी रियासत को जीतना था, जो हमारे विरोधी थे जीत लिए। अब जीतने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम लोग को युद्ध की बजाय जो अर्थव्यवस्था उसी पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लोग को जितनी और मजबूती मिल सके, ठीक। तो सबसे पहले इसने आर्थिक सुधार किया। बताए क्यों? पहला, उपहार बंद कर दिया। कहा कोई भी राजा, उसमें प्रचलन था कि अंग्रेज को उपहार देते थे। तो इसमें बहुत सारा उपहार देने से क्या होता है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तुमको मान लो कोई गिफ्ट देगा, तुम इसका विरोध, तुम उससे कुछ भी करवा सकता है। गिफ्ट नहीं दोगे तो तुम डरोगे कि नहीं बाप ये हमारा गलत काम करेगा। तो उपहार देने से क्या हुआ कि उसका आर्थिक बचत हुई, ठीक है ना। तो आर्थिक सुधार में आर्थिक बचत करना है। टैक्स को अनिवार्य कर दिया गया, यानी अब लोग, जो लोग पहले ढुलमुल नीति अपनाए हुए थे कि कभी दिए कभी नहीं दिए, अब आपको अनिवार्य कर दिया गया कि खजाना भरना है। खजाना भरेंगे तभी अपने साम्राज्य को और आगे हम लेकर जाएंगे, क्योंकि साम्राज्य की स्थापना तो हमने कर दिया, अब उसको क्या करना है? आगे लेकर जाना है। यानी मेरा सपना है कि पूरे भारत को अपने अंडर में कर ले। और तभी होगा जब हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी? मजबूत होगी। और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हम क्या करेंगे? सैन्य सुधार करेंगे, प्रशासन सुधार करेंगे, ठीक ना। कुछ नए नए नीतियों को लागू करेंगे। तो सब कैसे संभव है? पैसा रहेगा तब ना। नहीं सुना है कि पैसा ना कौड़ी, बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी, वही वाला हाल है। निजी व्यापार बंद कर दिया। जो लोग अपना निजी व्यापार कर करके अपना आय को डबल कर रहे थे, फायदा कमा रहे थे, तो कहा कि देखो सारा निजी व्यापार अब तुम लोग का बंद कर देते हैं। सब लोग अब टैक्स देकर क्या करोगे? आप व्यापार करोगे, ताकि टैक्स देने से क्या होगा? हमको फ़ायदा आय हो, हमारी आय होगी, कंपनी की आय बढ़ेगी। लेकिन देखा कि विरोध पूरा ना हो तो नमक, सुपारी और तंबाकू का एक अधिकार उनके पास रहा। कि इनके पास जो छोटे छोटे व्यापारी लोग थे, तो व्यापारियों से सारा अधिकार छीन लिया गया है कि टैक्स उनसे मिले। अब पूरे बताओ, व्यापार पर किसका अधिकार हो गया? कंपनी का। तो कंपनी उनसे क्या लेगी? अब टैक्स लेगी व्यापारियों से। लेकिन 3 चीज़ पर इसलिए छोड़ दिया कि ताकि ये चीज़ थोड़ा सा व्यापक पैमाने पता, ठीक ना, ताकि विरोध स्वर को रोका सके। एकाएक किसी का तुम सारा अधिकार छीन लोगे तो विरोध होना लाजमी है। अब इसने क्या किया? दूसरा, सैनिक सुधार किया। सैनिक सुधार क्यों किया? तो साम्राज्यवादी बताया था, साम्राज्य के क्या करने के लिए? विस्तार के लिए सैन्य सुधार होना चाहिए। तोप का प्रयोग किया, उसके उसमें बताओ, उसमें घुड़सवार लाया, नौसेना का बढ़िया प्रयोग किया। तो इसने आर्थिक बोझ को कम करने हेतु, तो पहले सुधार में क्या किया? पहले इसने क्या सुधार में किया? आर्थिक सुधार में तो सेना को मजबूत किया, ताकि साम्राज्यवादी नीतियों क्या कह सके? बढ़ा सके। और जो फालतू सैन्य पर जो बोझ पड़ रहा था उसको क्या किया? उसने दूर किया। जैसे मान लो पहले क्या था कि ये बंगाल है और ये बिहार है। बिहार में जो बिहार में जो उनके सैनिक थे, या बंगाल बिहार के बाहर भी जो उनके सैनिक थे, उनको भी वेतन भत्ता और बंगाली बिहारी को भी वेतन भत्ता। तो यहाँ का लोकल रहकर भी इसने क्या उठाया? भत्ता उठाया। तो कहा कि इनका भत्ता रोक दिया जाए, यानी जो बाहर जा कर के अंग्रेजी सेना की तरफ से लड़ रहे हैं उन्हीं को केवल क्या किया जाए? वेतन भत्ते में वृद्धि की जाए, यानी उन्हीं के वेतन में वृद्धि कर दी जाए, भत्ता बढ़ा करके कि लड़ाई भत्ता है। तो क्या किया गया? तो इससे क्या उनके पैसे की क्या आगे थोड़ी सी कमी हो गई, तो इससे भी आर्थिक सुधार हुआ। और फिर सैन्य व्यवस्था में क्या किया? मजबूती लाया। क्यों? ताकि साम्राज्य विस्तार को क्या कर सके? बढ़ाया सके। तो पहला साम्राज्यवादी कौन था? क्लाइव। अंतिम साम्राज्यवादी कौन था? डलहौजी। इसके आने तक पूरे भारत को लगभग जीत लिया गया था, ठीक। और पूरे भारत को ब्रिटिश प्रांतों में तब्दील कर दिया गया था। वही ब्रिटिश प्रांत जो तुम पढ़ोगे कि 292 ब्रिटिश प्रांत थे, 93 देसी रियासतें, पढ़ा है ना, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो 4 कमिश्नरी प्लस 292 इक्वल टू 296 थे, यही थे। उसी साम्राज्य का विस्तार शुरू कौन किया था? क्लाइव। अंतिम कौन किया था? डलहौजी। इन डलहौजी के बाद जो भी वायसराय आएगा वो कोई भी प्रांत को जीतेगा नहीं, ठीक। यानी पूरी तरह से प्रांतों के मामले में
हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा देशी रियासत में। इसलिए तुम देखना 1858 का जब जब 58 का एक्ट जब पास हुआ था, ठीक ना, तो उस एक्ट में क्या था कि रियासतों के साथ हम किसी तरह का मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट इसका सुधार क्या था कार्य, जो भी ये हो, बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। तो देखो ये क्या है, इसको हम लोग क्लास में बढ़िया से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख लो, द्वैध का मतलब होता है किसी प्रांत या किसी देश की व्यवस्था पर दो लोगों का किया गया शासन, दो लोगों द्वारा चलाया गया, यानी उस शासन में दो लोगों की भूमिका हो, सीधे जानना। तो यही है, एक द्वैध शासन देखो बंगाल में है, और एक द्वैध शासन देखना प्रांत और केंद्र में होगा, समझा। प्रांत में होगा 1919 में और केंद्र में होगा 1935 में। ये देखो द्वैध का मतलब क्या होता था। इस द्वैध का मतलब था गवर्नर प्लस विधायिका। विधायिका में जो भारत के लोग शामिल थे, गवर्नर के पास क्या था, आरक्षित विषय था, और हस्तांतरित विषय किसके पास था, विधायिका के पास, जिसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि गवर्नर और विधायिका बना बाद में। तो ये हो गया द्वैध शासन, व्यवस्था पर दो लोगों का शासन। तो एक द्वैध शासन 1919 में आया, वो था गवर्नर और विधायिका दो लोग मिलकर देश को चलाएंगे शासन व्यवस्था में। यहाँ है अंग्रेज और नवाब मिलकर यहाँ की व्यवस्था को चलाएंगे। तो यहाँ पर आरक्षित विषय किसके हाथ में था, जिसको हम हस्तांतरित नहीं कर सकते, उस पर पूरा अधिकार किसके हाथ में था, गवर्नर के हाथ में था। और हस्तांतरित मतलब जिस पर हम लोग विषय पर क्या कर सकते थे, हस्तांतरण कर सकता था, यानी गवर्नर उस पर अधिकार बना सकता था। ठीक उसी तरह से भाव, तो बंगाल में द्वैध शासन, दो द्वैध शासन का चर्चा आएगा। तो बंगाल में क्या है कि अंग्रेज और नवाब शासन चलाएंगे, और यहाँ क्या था, गवर्नर और विधायिका लोग, जो इसमें भारतीय लोग भी शामिल होना शुरू होते हैं, यानी संसद की तरह से समझ लो। तो अंग्रेज के अधिकार में क्या था, दीवानी मामला, यानी राजस्व वसूली का मामला, और नवाब के हाथ में क्या था, प्रशासन संभालना। यही दीवानी मामला अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय अधिकारियों को दिए थे। क्यों, क्योंकि भारतीय अधिकारियों को यहाँ के बारे में पता था। तो बंगाल का जो, जैसे बंगाल पर उनका कब्जा था, तो बंगाल से जितना भी भूमि से राजस्व आएगा, उस जितना भी राजस्व आएगा कहीं से भी, वो जिम्मे वसूली किसके पास था, रजा खां के पास था। तो पूछता है द्वैध शासन में बंगाल का दीवान कौन था, रजा खां, और बिहार का कौन था, सीताब राय। तो बिहार में जितना भी रेवेन्यू आएगा उसको सुनने की जिम्मेदारी किसके पास रहेगी, सीताब राय के पास। ये रखना याद। तो देखो बंगाल में द्वैध शासन, और एक कौन द्वैध शासन है, प्रांत में, ये 1919 का एक्ट में है। केंद्र में कब आया, 1935 का अधिनियम के तहत आया। तो दोनों में क्या अंतर है, यहाँ की प्रशासनिक, यहाँ का व्यवस्था में अंग्रेज और नवाब रहेंगे, यहाँ की व्यवस्था में वायसराय और कौन रहेगा बता दे, विधायिका रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर अंग्रेज के पास क्या था, दीवानी मामला था। यहाँ पर प्रशासनिक मामला किसके पास था, प्रशासनिक मतलब न्यायिक मामला, फौजदारी मामला, जो मारपीट मामला। अब दीवानी मैंने क्या, पैसा, भूमि, संपत्ति वाला कौन रखे थे अंग्रेज अपने पास। ठीक, ये हो गया यहाँ। ठीक ना, ये पकड़ लेना बस, इतना क्लाइव से मेन है। नेक्स्ट अगता वारेन हेस्टिंग्स। देखो तो हम बताए थे, अभी फिर बता रहे हैं कि जितना भी आगे मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्लास हम लोग चलेगा, उसमें जो चीज़ नहीं पढ़ाएंगे यहाँ नहीं बताएंगे, चलो टिक मार के निकल जाएंगे, ये काम हुआ। चलो, जैसे ही वारेन हेस्टिंग्स आया तो इसके आने के पहले, इसमें गवर्नर बनने के पहले 77 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, और इसी के तहत बताए थे कि वारेन हेस्टिंग्स आया, और इसका नाम क्या बताए थे, बंगाल का गवर्नर। अब बंगाल का गवर्नर जनरल का क्या ऐड हुआ, जनरल, यानी उसका अधिकार क्या हो गया, मुंबई और मद्रास के प्रांतों के गवर्नरों पर भी उसका क्या हो गया, अधिकार हो गया, यानी उनके बनाए गए कानून को ये रद्द कर सकता था। ठीक ना। चलो, इसी एक्ट के तहत अभी जो 1773 का जो एक्ट आया, इस एक्ट के तहत इसी के समय में, किसके समय, वारेन क्या 74 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई थी, सब संवैधानिक विकास में पढ़ा चुके हैं। ठीक ना, एलिजा इम्फेंस के प्रमुख थे। 1772 में द्वैध शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया, जो 1765 में बंगाल में लागू हुआ था द्वैध शासन। ठीक ना, जिसको किसने लागू किया था, क्लाइव ने। उसको किसने ख़त्म कर दिया, वारेन हेस्टिंग्स ने। तो द्वैध शासन अब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब कहा गया कि जो भी यहाँ का शासन चलाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन चलाएगा,
बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक ना। कौन चलाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल चलाएगा, न कि नवाब लोग चलाएंगे। तो यहाँ से नवाब की सत्ता क्या हो गई? समाप्त हो गई। किसके समाप्ति के बाद? द्वैध शासन की समाप्ति के बाद। और पूरी सत्ता किसके हाथ में आ गई? नवाब के हाथ में। इन द्वैध शासन पहले किसके साथ चलता था मिलकर? नवाब और गवर्नर। अब क्या हो गया? ओनली कौन करेगा शासन यहाँ का? गवर्नर, नॉट नवाब। तो द्वैध शासन कौन समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग्स ने। कौन चलाया था? क्लाइव ने। कब चला था? 65 में। कब ख़त्म कर दिया गया? 72 में। तो 65 में चालू होकर द्वैध शासन क्यों ख़त्म किया था 72 में? तो देखा गया कि 72 तक आते आते नवाब की स्थिति कमज़ोर हो गई, तो अंग्रेज़ों ने नवाब को वहाँ पर से क्या कर दिया? पदस्थ कर दिया, ठीक। कलकत्ता को इसी एक्ट के तहत बंगाल की क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। तो कलकत्ता बंगाल की राजधानी कब बनी थी? ठीक ना, तो 1772 में। जी 72 करें, 77 के एक्ट के तहत 1774 में क्या बनी थी? कलकत्ता बंगाल की राजधानी बनी थी, ठीक ना। अब आया वारेन हेस्टिंग्स ने इसके अलावा कुछ और भी काम किए। एक राजस्व बोर्ड का क्या किया? गठन किया। इस बोर्ड का गठन करने का मकसद ये था कि जो पहले शासन काल में वारेन हेस्टिंग्स के आने के पहले देखा गया था कि राजस्व में काफ़ी कमियां थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, काफ़ी कमियां थी। तो उसने क्या किया? राजस्व कहाँ कहाँ से आएगा, किधर से आ रहा है, कितने तरीके से आ रहा है, इसके लिए एक बोर्ड बनाओ। बोर्ड बनाने से क्या होगा? पता चल जाएगा कि हमारे पास रेवेन्यू किन किन सेक्टर से कितना आ रहा है, तो एक निश्चित आय का पता चल जाएगा। इसीलिए उसने राजस्व बोर्ड का गठन किया और अपने राजस्व कोष को क्या किया? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आया, क्योंकि अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? कलकत्ता बनाया था। तो कलकत्ता में रहेगा कोषागार या उसका रिपोर्टिंग, तो हम उसको बढ़िया से चेक कर पाएंगे कि क्या कितना पैसा कब आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है। और मुर्शिदाबाद जो आज पड़ता है बंगाल में अंतिम छोर पर, जो बॉर्डर पड़ता है बांग्लादेश और बंगाल का, तो ये मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ कर दिया? कलकत्ता में। क्यों किया गया? राजधानी क्या था आपने? कलकत्ता बदला था, ताकि कोषागार पर हम अच्छी तरह से ध्यान दे सके, क्योंकि आय मेन तो मेन माध्यम है। अब आया अमीनी कमीशन लागू किया। कौन कमीशन? उसने क्या किया कि जितना भी भूमि था उसको अमीन गठन किया। अमीनी कमीशन लागू कर कहा गया कि जो भी अमीन उसका ज़मीन की खेती करेगा सरकारी कर्मचारी की तरफ से, तो उसको उसके कुछ अंश देने पड़ेंगे, यानी जिनकी भूमि की ज़मीन अमीन करेगा उसका कमीशन अमीन को देना पड़ेगा, ताकि उससे भी हमारे राजस्व को क्या हो? बढ़ावा मिले, ठीक है। इसी वारेन हेस्टिंग्स ने कहा जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स जब आया था तो इसको बहुत सारा चीज़ अधिकार देकर भेजा गया था कि जाइए अब धीरे धीरे भारत की संस्कृति में क्या कीजिए? हस्तक्षेप कीजिए, भारतीय कल्चर को जानिए, भारतीय कल्चर को जानकर उनके अनुसार जानिए क्या कमियां और क्या खामियां हैं। उस खामियों को चोट पहुँचाकर अब हम लोग को भारत को जीतने का प्रयास करना चाहिए। तो यहीं से कहा था कि भारतीय संस्कृति को उन्होंने जानने का इसलिए प्रयास किया ताकि भारत की अंतर्विरोध को जना सके और उसको बढ़ा करके अपना उल्लू सीधिया किया सके। और आगे देखा गया है कि अंग्रेज इसी संस्कृति को जान करके हमें आपस में लड़वाए हैं, डिवाइड एंड रूल किए हैं और देश में अपना सत्ता लंबे समय तक काबिज किया है, ठीक। इसी के लिए उसने क्या किया? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया था? विलियम जोन्स को। तो पूछता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स समय। क्यों की गई थी? ताकि भारतीय कल्चर को जानकर भारतीय के अंतर्विरोध को बढ़ाया जा सके और इसी अंतर्विरोध के बाद डिवाइड एंड रूल में बदल करके अपना हित संभाल सके, जिस जैसा कि हम आगे देखते हैं। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? विलियम जोन्स को। इसका मकसद क्या था कि जो भी भारत में कल्चर वाले पुस्तक हैं उसको अपना अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाए, क्योंकि उस समय अंग्रेजी और संस्कृत था भाषा और अरबी भाषा में थे, उनको आप नहीं पढ़ पाते थे तो भारतीय कल्चर को नहीं जान पाए। तो भारतीय कल्चर को जानने के लिए क्या गया? जैसे गीता का, महाभारत का, रामायण का उसने क्या किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया ताकि भारतीय कल्चर को जाना जा सके। और उसी के अनुरूप तो किसने किया था? विल्किंस महोदय ने। तो पूछता गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विल्किंस ने। तो समझ गया एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किस मकसद से किया था? भारतीय कल्चर को जानकर उसके अनुरूप चला सके। तीसरा, इसी के समय में 84 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, जिसका हम लोग संवैधानिक विकास में पढ़ चुके हैं। इन 1773 के एक्ट में जो कमियां थी उसी को पूरा करने के लिए क्या? ब्रिटेन के पिट्स मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने ये एक्ट पास किया था। पता करना आगे दिखा दिए हैं।
तो ये सब जितना भी एक्ट बता रहे हैं सब संवैधानिक विकास में पढ़ लेना, पढ़ा दिए। रिंग फेंस लाया इसने, क्या लाया? तो बताए थे कि गवर्नर जो भी यहाँ काम किया कुछ ब्रिटिश नीति के अनुसार और कुछ भारतीय नीति के अनुसार। तो रिंग फेंस का मतलब क्या था? घेरे की नीति। बाय भय और अंत। बताओ, कोई भी नीति भारत में लाया जाएगा तो आज भी लाया था तो क्या होता है? किसी न किसी कारण से होते हैं। तो देखो उस समय क्या था, अफगान से हमेशा भारत पर, क्योंकि अफगान जो थे उस सब एरिया डेवलप नहीं था, खाना बदोश ज़िंदगी थी। किसी भी समय भारत की स्थिति पर भारत पर लोग क्या कर सकता अधिकार, तो देखता हुआ तो लोग अफगान इसके पहले भी 1739 में नादिर से आया था सब, अब भारत को लूट कर ले गया। तो अंग्रेज़ सोचे कि भारत में लूट खसोट ना मिले, अफगान आएंगे तो लूट खसोट बढ़ेगा और हमारे विरुद्ध भारतीय उनको समर्थन कर देंगे। इस डर से अब फिर आंतरिक भय क्या था कि मराठे धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहे थे और भारतीयों में आपस में एकजुटता ना हो, भारतीयों में आपस में क्या ना हो, अंग्रेज़ के विरुद्ध एकजुटता ना हो, सब आपस में बटे रहे, ताकि रियासत जितने भी भारत के है वो सब किसके अधीन रहे? कंपनी का अधीन रहे। यानी घेरे की नीति मतलब क्या, कि जो भी रियासत जो है उनको घेर के रखना है ताकि वो ब्रिटिश के अधीन, ब्रिटिश के विरुद्ध न काम कर सके और हमारा हित सदा रहे। यानी सारे रियासतों को अपने अधीन काम करना। किस कारण से? तो आंतरिक भाग में क्या था कि मराठे शक्तिशाली बनते जा रहे थे और आसपास के, तो देखना तुम, हैदराबाद के, मैसूर के शासकों को अपनी ओर मिला करके अंग्रेज के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे थे। तो इनको लगा कि इससे देशी रियासत मजबूत हो जाएगा तो फिर हमारा स्थिति कमज़ोर हो जाएगा और भारत जीतने का सपना हमारा क्या हो जाएगा? कम नहीं हो पाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य ने क्या किया, वैसे वैसे रियासत जो उनको लगता था कि संवेदनशील लोग हैं, इससे हमको खतरा, उनको घेर दिया। घेरने के तहत क्या किया बताए थे, इसी का विकसित रूप है सहायक संधि है, ठीक ना। तो पूरी तरह सहायक संधि का पहला रूप क्या है? रिंग फेंस है, घेरे की नीति। इसमें क्या होता था देखो, इसमें रिंग फेंस में क्या था कि अंग्रेज़ों को जिस प्रांत पर शक होता था कि ये प्रांत हमारा विरोध कर सकता है, उस प्रांत को अपने कैप्चर में लेकर के, उसकी अर्थव्यवस्था, उस प्रांत को कैप्चर में लेकर वहाँ एक अधिकारी नियुक्त करते थे, अपना सैन्य व्यवस्था नियुक्त करते थे और सैन्य व्यवस्था का खर्चा सारा वहाँ के लोग उसी देशी रियासत को देना होता था। यही था घेरे की नीति में। तो घेरे की नीति क्यों लाया गया? ताकि जो ब्रिटिश विरोधी प्रांत है उनको अपने अंडर में किया सके, ठीक, और भय का वातावरण से बचा सके, ताकि भय मुक्त होकर हम देश को अपने एक करके अपने प्रांत में शामिल कर सके। अब इसी पर एक लास्ट में था महाभियोग लगने वाला। तो महाभियोग क्यों लगा था? तो कुछ लोग कहता था कि जो भी ब्रिटिश, देखो तुम लोग को बताए थे संवैधानिक विकास में गवर्नर को यहाँ भेजा जाता था कि ब्रिटेन में जो संसद में कानून पास होता था उसी एक्ट के तहत आपको क्या करना है? देश को चलाना है। लेकिन कुछ गवर्नर क्या किए, अपने अनुसार लगे हैं काम करने, इसी से उनको निरंकुश माना जा गया और कहा गया तुम्हारा शासनकाल अन्यायपूर्ण है। तो 1888 से लेकर 1895 में जब वो ब्रिटेन गया कार्यकाल समाप्त कर पर, तो उस पर महाभियोग लग गया। तो लोग पढ़ा होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद में लगता है, उसी तरह से वहाँ के संसद में महाभियोग लग गया, लेकिन बाद में महाभियोग सिद्ध नहीं हो पाया और बरी हो गया, ठीक। तो एकमात्र गवर्नर इस पर महाभियोग लगा था, वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। नेक्स्ट आओ सर जॉन शोर 93 से लेकर 98 तक आया। स्थायी बंदोबस्त लागू करने में मदद। तो लोग को जब भू रहस्य पढ़ना पर वीडियो में डाल दिए हैं तो वहाँ देखना शोर, ग्रांट और कर्नवालिस सुना है ना, वही शोर की चर्चा कर रहे हैं हम। भू रहस्य नीति में स्थायी बंदोबस्त पढ़ाए होंगे तो देखना उसमें जॉन शोर की चर्चा है, ग्रांट की चर्चा है, कर्नवालिस की चर्चा है, ठीक ना। तो शोर ने भी अस्थायी बंदोबस्त को लागू करने में क्या किया था? मतलब क्या था ना, ये पढ़ लेना है। और हस्तक्षेप की नीति लागू किया, जिसको कहते हैं लेसिस फेयर। मतलब श्रीरंगपट्टनम की जब संधि हो गई थी 1792 में, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद, तो टीपू सुल्तान ने वादा किया था कि हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। तो उसी में जानसूर गवर्नर ने भी कहा कि ठीक है, तो मैसूर की आंतरिक नीति में अब कोई बदलाव नहीं लाया जाएगा। यानी मैसूर जब तक से श्रीरंगपट्टनम की संधि का क्या करेगा, उल्लंघन नहीं करेगा, तब तक से उस पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नीति अपनाएंगे, ठीक ना। तो मैसूर पर हस्तक्षेप नीति लागू किया था।
अब आता लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक। इसे बंगाल का शेर कहा गया है। बंगाल का शेर इसीलिए कहा गया है कि जब तक ये शासन व्यवस्था में तक रहा, ठीक ना, इसने जितने भी छोटे छोटे प्रांत थे अगल बगल आस पास में या देसी रियासत थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वेलेस्ली के समय में क्या करे, हम आँख उठा कर देख सके। इसलिए इसको बंगाल का शेर कहा जाता है। इसने ICS का नाम सुना होगा कि भारत गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में बैठने के लिए ICS एक विभाग होता था, अधिकारी ICS एग्जाम होता था, इंडियन सिविल सर्विस। उसका ट्रेनिंग सेंटर भारत में बनाया गया था, कलकत्ता में। यहाँ भी आप आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं, ताकि बाहर जाएंगे प्रशिक्षण लेने तो पैसा खर्चा होगा, तो यहीं पर क्या किया जाए, ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया, ठीक ना, ये हो गया। तो कलकत्ता में इसने क्या किया, फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक ना। इसमें एक ओहो आगे निकल गया रे। अच्छा ठीक है, देखते हैं, इसको पढ़ लेते, देखते हैं, आगे निकल गया, ठीक ना। सिग्नल सहायक संधि के देख रहे हैं कैसे कनवाली से निकल गया। ICS परीक्षा ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया कि भारत में भी अब ICS परीक्षा जो पास कर गए, पहले इंग्लैंड में होती थी एग्जाम, बताए थे ना, तो भारत में जो पास कर गए हैं उनको भारत में भी क्या किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए। कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, किसको, ICS पास किए को ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि उनका खर्चा कम किया सके, ठीक ना। लंदन जाएंगे तो खर्चा क्या होगा, अधिक होगा। इसने क्या सहायक संधि लागू किया था, जो कहते हैं सब्सिडरी अलायंस, जस्ट लाइक घेरे की नीति है, बस वही समझ लो। क्या इस कारण था, तो नेपोलियन देखता था कि धीरे धीरे पूरी यूरोप को जीतने के बाद मिस्र तक, सीरिया तक आ चुका था, और टीपू सुल्तान जो था, कौन सुल्तान, टीपू सुल्तान जो था, वो नेपोलियन के पास काफ़ी चिट्ठी भेज चुका था, पढ़ा होगा। टीपू सुल्तान, उसको लगा कि भारत में हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, पढ़ेगा तुमने बढ़िया समझ में आ जाएगा किताब में। टीपू सुल्तान के विरुद्ध जब अवध हैदराबाद के निजाम हो गए, मराठे हो गए, तो उसको लगा कि भारत में कोई हमारा समर्थन नहीं करेगा, तो उसने नेपोलियन से मदद मांगी, और नेपोलियन जितने क्रम में मिस्र तक पहुंच चुका था। और तब अंग्रेजों को लगा कि तो मिस्र जो ने टीपू में तो नेपोलियन सब से दोस्ती कर रखा है, और नेपोलियन देश में आ गया तो टीपू के बीच विजय हो जाएगी, हम लोग की हार होगी। तो इसी डर से उसने क्या किया, कहा कि जो देशी रियासत बाह्य शक्तियों को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ लगाओ सहायक संधि, और उस राज्यों को अपने अधीन ला दिया गया सहायक संधि के तहत पूरी तरह से। देखो इसमें क्या है, तो देखो इसमें क्या था कि उस प्रांत को अपने अधीन करके वहाँ एक सेना रखना, पहला उस प्रांत को करना, अधीन कर लेना है, वहाँ एक सेना रखना है। सेना रखने के बाद क्या करना है, उस सारे सैन्य का खर्च कौन देगा, वहाँ का प्रांत देगा। और तीसरा क्या था कि ये प्रांत जिससे जो सहायक संधि हमसे किया है, किसी दूसरे प्रांत से झगड़ा करेगा तो उसके आंतरिक मामलों में दखल देने की हमारी पूरी जिम्मेदारी होगी। इसका भी आगे क्लास वीडियो है बढ़िया से, ठीक ना। तो देखो स्वीकृत अगर राज्य बोलेगा कि कौन राज्य सबसे पहले सहायक संधि स्वीकारा, तो बोलना हैदराबाद। कौन शासक, तो बोलना अवध का नवाब, ठीक ना। कौन शासक बोलना, तो अवध का नवाब बोलना। और कौन राज्य पूछेगा तो हैदराबाद। ध्यान रखना, फंसाता है। चलो सबसे पहले हम 8 कोड है, हैदराबाद, मैसूर, अवध और मराठे। मराठे किस संधि के तहत, वसीम की संधि के तहत, और बाजीराव द्वितीय था। तो वसीम की संधि कौन किया था, तो मराठे वेलेस्ली से, तो बोलना है वसीम संधि किया था बाजीराव द्वितीय, ठीक ना, मराठे से। अवध का नवाब हो गया 1801 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जब टीपू की मौत हो जाती है, तो मैसूर प्रांत किसके अधीन रहता है, वेलेस्ली का अधीन। तो हैदराबाद, हम 8 कोड है, सबसे पहले सहायक संधि कौन स्वीकारा है, वेलेस्ली का, तो बोला हैदराबाद। मराठे कब स्वीकारा, 1802 में, वसीम की संधि के तहत। कौन स्वीकारा था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। पूछता है कि किस मराठे ने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकारा था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन संधि के तहत, तो वसीम संधि तहत। देखो इसमें एक पन्ना थोड़ा सा आगे चले गया है, ठीक। अब आता है देखो, तो हम लोग ऐसे पढ़ लेंगे उसको पीछे कर करके। महाभियोग लगने के बाद हम लोग आएंगे कर्नवालिस, ठीक ना। कर्नवालिस जो था गद्दी पर बैठा था 1786 से 93 तक। देखो इसने क्या किया, सबसे पहले कर्नवालिस कोड बनाया। जब ये गद्दी पर बैठा तो कर्नवालिस कोड बनाया, जब भारत आया इसने तो कर्नवालिस कोड बनाया।
कॉर्नवालिस कोड क्यों बनाया था? जब ये भारत आया देखा इसने भारत में भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं। किस में लिप्त हैं? भ्रष्टाचार में लोग क्या हैं? लिप्त है, देखा इसने, ठीक ना। तो कहीं भ्रष्टाचार में जब लिप्त रहेंगे तो कंपनियों को इससे काफ़ी घाटा हो रही थी। हर तरह के भ्रष्टाचार, प्रशासनिक हो चाहे आर्थिक हो न्यायिक हो, सब में घूस लेकर परंपरा थी। इसीलिए इसने कहा था कि प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है। इसीलिए कहा था भ्रष्टाचारी है कि अगर ये भारतीय लोग अंग्रेज को घूस न देंगे, यानी कंपनी अधिकारियों को घूस न देंगे तो घूसखोरी नहीं बढ़ेगी। इसलिए कहा था प्रत्येक भारतीय क्या भ्रष्टाचारी है। और इसी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उसने कॉर्नवालिस कोड लाया। कहा कि देखो पहले क्या था कि एक कलेक्टर को क्या था कि दीवानी मामला भी था उसके पास और फौजदारी मामला भी था। तो होता क्या था कि दोनों मामला उसके पास होने के कारण मामले थोड़ा सा लंबित होते थे। तो जिसको मान लो तेजी करना, जिसको सुधार तेज़ी से करवाना है, तो कलेक्टर के पास क्या करता कि बाबू साहब फाइल ज़्यादा हो गया है, थोड़ा नीचे मेरा फाइल दबाओ, थोड़ा सा पैसा लेकर क्या कीजिए। तो पैसा लेकर करता था, वो आगे फाइल कर देता था। तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। इसने इसी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या किया, पृथ्वीकरण का सिद्धांत लाया, यानी कॉर्नवालिस कोड लाया जो पृथ्वीकरण का सिद्धांत आधारित है। इसी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कॉर्नवालिस कोड लाया जो किस आधार पर आधारित है? सिद्धांत पर, पृथ्वीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये क्या है? तो इसमें पृथ्वीकरण में क्या था, अलग अलग करना। तो जो कलेक्टर को पहले दीवानी और फौजदारी मामला था या न्यायालय मामला था, दूर, यानी एक विभाग अलग कर दिया, एक विभाग अलग कर दिया गया। तो दीवानी अधिकार सिर्फ किसके पास हो गया? कलेक्टर के पास हो गया। और फौजदारी अधिकारी के लिए एक नए नए बड़े बड़े कलेक्टर पद लाया स्पेशल। वही कलेक्टर बाद में जाकर ICS बना, इंडियन सिविल सर्विस। इसीलिए भारत में इसका जन्म था, किसको कहता है? कॉर्नवालिस को। ये परीक्षा होती थी जाकर के ब्रिटेन में देना था। और बताया था ना कि 23 में जाकर के क्या हुआ कि भारत, देखना पढ़ना आगे, 23 में आकर क्या हुआ कि भारत में भी अब इसका एग्जाम होता था, ठीक ना। प्रतियोगिता अब इसी सिविल सर्विसेज में प्रतियोगिता परीक्षा जुटेगा, ताकि योग्यता के आधार पर लोग, पहले क्या था सिविल सर्विस में कौन जाते थे? जिसको गवर्नर मनोनीत करता था। तो मनोनयन में कौन जाते थे? जो योग्यता होते थे वो, कि जो चापलूस थे वो चापलूस। तो विरोध हुआ तो कौन हो गया? तो योग्यता पर बल दिएगा 53 में डलहौजी के समय में। और 23 में क्या होता थे? लंदन के अलावा दिल्ली में भी इसका एग्जाम होने लगा। तो एक साथ कहाँ भी होने लगा? लंदन में भी और दिल्ली में। जिनको लंदन में देना लंदन में दे, जिनको भारत में देना हो भारत में दे, ठीक। तो कॉर्नवालिस ही भारत में पहली बार ICS पद लाया, जो आज भी आया UPSC, जिसका नाम है, नाम सुना ना UPSC, जो कलेक्टर बनता है सब, जिला का मालिक है वैसे ही है। अब आता दूसरा इसका कार्य, देखो क्या है। तो वही कॉर्नवालिस किस सिद्धांत पर आधारित था? पूछेगा तो बोलना पृथ्वीकरण का सिद्धांत पर। किसने कहा था प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है? आया तो उसने देखा कि सब महकमे में क्या भ्रष्टाचार लिप्त है लोग। तो कहा रुख हम अधिकार क्षेत्र कम कर देते हैं। अपने आप अधिकार क्षेत्र कम होगा तो समस्याएं कम होगी, लोग घूस नहीं देंगे, घूसखोरी कम हो जाएगा। लेकिन अफसोस ये कम नहीं हो पाया। जिसको एक बार चस्का लग गया है वही है, सुना ना, परिकल जीव पुष्प सुगम बनता है। नेक्स्ट आता जन प्रशासन में चुस्ती बनाया। कहा कि रुख हम कॉर्नवालिस कोड के तहत उसने क्या किया, जन प्रशासन यानी जनता से जुड़ा जो प्रशासन था उसको चुस्ती लाया। पुलिस सुधार के लिए क्या किया? पुलिस स्टेशन बनाया। कहा कि जहाँ भी कहीं भी किसी तरह का अगर कोई विवाद मामला होगा तुरंत पुलिस स्टेशन में खबर कीजिए और पुलिस उस पर एक्शन लेगी। नया सुधार किया, इसके लिए अलग कलेक्टर बनाया, प्रशासन के लिए अलग से कलेक्टर बनाया, ताकि सभी लोग अपने अपने अलग अलग विभाग को देखें और अलग अलग जिम्मेदारियाँ तय की जा सके, ठीक ना। 1789 में दास व्यापार पर रोक लगा दिया। एक दास व्यापार, एक दास प्रथा है। दास प्रथा पर लोग एल्गिन था, ठीक ना, क्या था? एल्गिन। और दास व्यापार है। होता क्या था कि भारत में उस समय गरीबी ज़्यादा थी, तो भारतीय लोगों को दास के रूप में काफ़ी खटाया जाता था। कमज़ोर थे लोग। तुम पढ़ा होगा प्राचीन काल में दास प्रथा, पढ़ा ना दास प्रथा, जिससे मेघासी ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि थी। धीरे धीरे दासता के साथ नारद ने, मुनि ने भी 15 प्रकार के दास बताए हैं, सुना होगा। तो दासता के बारे में सबसे प्राचीन काल से चली आ रही थी और लोगों को गुलाम बना कर करके उनका व्यापार भी लोग करते थे दूर दराज क्षेत्रों में उनसे काम ले लेने के लिए, ठीक ना। इसी दासता का कि ये तो मानव के साथ गलत व्यवहार है। इसने क्या कि इस दास व्यापार को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अंग्रेज इसको, बहुत सारे अधिकारी लोग, अंग्रेज लोग इसको अफ्रीका ले जाते थे या ब्रिटेन ले जाते थे या भारत में कहीं पर इनको ले जाते थे, इसको बंद कर दिया गया।
इसी के समय तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें श्रीरंगपट्टम की क्या भी थी, संधि भी थी। इसी संधि के साथ तो आगे देखेगा, जो हम पहले पढ़ा दिया लग रहा है, जानसूर ने आक्षेप नीति अपनाई थी। कहा जब तक तुम संधि रहोगे तेरे साथ कोई हम आक्षेप नहीं करेंगे। इस बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को क्या क्या था, लव क्या था, किसको, जिसका हम लोग पढ़ चुके हैं आगे। बंगाल में किसको लव क्या था, अस्थायी, ठीक है। बंगाल में इसने क्या कहता है, अस्थायी बंदोबस्त, जिसका हम लोग 3 व्यवस्था में पढ़ चुके हैं ना। 19% भूराज नीति पढ़ना, वहाँ पर पढ़े हम लोग हैं। भूराज नीति में नहीं पढ़े हैं, जिसका वीडियो में डाल चुके हैं हम लोग। अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी, इसमें 1/11 हिस्सा अपने पास रहा था, 10/11 देता था अंग्रेजों को, 19% हिस्से पर फैला हुआ था। किसान को इसमें काश्तकार बना दिया गया था, किसान को इसमें भूमिहीन मजदूर बना दिया गया था, और जमींदार को भी आगे बढ़ा दिया गया था। इसमें जमींदारी भूमि भी जो वंशानुगत होता था, लेकिन हस्तांतरित था कब, जब सूर्यास्त का उनके पास पैसा नहीं दे पाते थे। तो ये चर्चा हम कर चुके हैं, आगे देख लेना वीडियो में। अब वो तो आगे कर्नवालिस के बाद हम लोग उल्टा पढ़ चुके थे, पहले कर्नवालिस पढ़ना चाहिए था, तब सर जॉन सूर, तब लॉर्ड ब्लेजली, तब आता अब आगे लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है 1813 से 23 तक में। देखो इसी के समय में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817-18 में। देखो जब लॉर्ड हेस्टिंग्स आया तो उसने देखा कि दक्षिण में मराठे अपनी शक्ति को क्या कर रहे हैं, काफ़ी मजबूत किए हुए हैं, और मराठा कई संघ में बटा हुआ था। कई मतलब 5 संघ में। इसका कोड है पूना पे सिंहली नस्ल की बड़ी गाय, इसका हम लोग मराठे में पढ़ा चुके हैं हिस्ट्री में, तैयार हुई। पूना पे मतलब पूना में पेशवा थे, सिंहली सिंधिया थे ग्वालियर में, नस्ल नागपुर में थे भोंसले, बड़ौदा में थे गायकवाड़, और तैयार हुए तो उसके तुमको तैयार से हुई से होलकर इस इंदौर। उसने जब मराठे जो सारे संघ थे, उसने क्या किया 1817-18 में जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो मराठों को बुरी तरह से क्या कर दिया, परास्त कर दिया। और इसी मराठों की तरफ से पिंडारी भी थे, जो लूट माल में काफ़ी विश्वास करते थे, इसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, जो मराठों को सपोर्ट कर रहे थे। और इसी युद्ध के बाद क्या हुआ कि पेशवा का पद क्या हो गया, जब मराठे हार गए तो कहा करो तुम लोग बहुत तेज बनते हो, तुम लोग हम कमज़ोर कर देते हैं, तो पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। मराठा संघ भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। जो 5 संघ बटे थे ना, सबको संघ कहा कि सिर्फ अब मराठा का प्रांत होगा। और जो पिंडारी जो लड़े थे उनको भी दमन कर दिया गया। तो पिंडारियों का दमन पूरी जगह किसने किया, हेस्टिंग्स ने किया। किस मराठा युद्ध में, तीसरा मराठा युद्ध में। पेशवा पद कब समाप्त कर दिया गया, यानी अब कोई भी मराठा में पेशवा नहीं होंगे। तुम पढ़ा होगा कि शिवाजी के बाद जो उनका कार्यभार देख करते थे, जो ब्राह्मण थे जाति से लोग, उन्होंने पेशवा पद लाया था। उसी पेशवा पद को समाप्त कर दिया। और 5 मराठा संघ जो थे, जो अंग्रेजों का रह कर क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उसी विरोध को दूर करने के लिए इसमें एक मराठा संघ था जो बताएंगे आगे, जो शामिल नहीं हुआ था, सब मराठा संघ विरोध कर रहे थे, उसको इसमें समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आता प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। ये देखो कब हुआ था, 14 से 16 में हुआ था। गोरखा और अंग्रेजों के बीच हुआ था, नेपाल में सुगौली जगह को लेकर। अभी भी जाओगे ना पश्चिमी चंपारण बेतिया होते हुए, तो रक्सौल के पहले सुगौली पड़ता है। उसी सुगौली जगह पर सुगौली की संधि भी थी। तो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध किस समय हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स समय में, गोरखा और अंग्रेजों के बीच सुगौली क्या हुई थी, संधि। तो सुगौली संधि संबंध किससे है, लॉर्ड हेस्टिंग्स से है। इसी के समय में रायतवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ भारत में, ये भी पढ़ा चुके हैं, बुरा समय पढ़ लेना। मद्रास में टॉमस मुनरो था, ठीक ना, और बम्बई में कौन था, एलिफिंस्टन, बताए थे ना। अब एक टॉमस मुनरो, हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो एक टॉमस मुनरो है, एक हेक्टर मुनरो है। तो हेक्टर मुनरो का संबंध बक्सर युद्ध से है, ठीक ना। एक कौन मुनरो है, टॉमस मुनरो है, और एक कौन है, हेक्टर मुनरो है। तो हेक्टर मुनरो का संबंध किससे, बक्सर युद्ध से है, जो 1764 में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट आओ बेंटिक, विलियम बेंटिक है, 1828 से लेकर 1835 तक में। कौन है, विलियम बेंटिक, ठीक ना। विलियम बेंटिक है, इसको देख लो, इसी को हम लोग
लास्ट कर देते हैं आज, ठीक है। देखो, जब ये गवर्नर बनकर आया तो इसी के समय में गवर्नर बनने के 4 साल बाद 1833 का एक्ट पास हुआ। बताए थे कि जब तब तक से अंग्रेज़ों का बहुत सारे भारत के भारत के प्रांतों पर अधिकार हो गया, तो कहा कि क्यों ना भारत को केंद्र की सत्ता बदल दी जाए, अब इन पूरे बंगाल से पूरे भारत को संचालित किया जाए। इसी के लिए उन्होंने क्या किया, 1833 का एक्ट क्या किया, पास किया। और भी कारण था, सब बताया गया, तुम लोग को संवैधानिक विकास में पढ़ लेना इसको भी। बंगाल का इस जब पास हुआ तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल अब भारत का क्या कहना गया, प्रथम गवर्नर। क्यों? क्योंकि पूरी भारत में केंद्र की सत्ता लाने का प्रयास हुआ था। इन्हें बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल अब क्या कहलाया, भारत का। इसी एक्ट के 87 के तहत सरकारी सेवा में रंग भेद की जगह योग्यता पर बल दिया गया। रंग भेद में क्या, पहले क्या था कि नागरिक सेवा में, सरकारी सेवा में क्या, जितने भी भारत में सरकारी छोटे छोटे पद पर थे, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि रंग भेद की नीति लागू किया था। मतलब कोशिश करते थे कि भारतीयों को उसमें शामिल ना हो, इसलिए शामिल ना हो। इससे क्या हुआ, बाद भानी क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को यहाँ का छोटे छोटे चीज़ों पर काम करने में उनको मन नहीं लगा, प्लस यहाँ के बारे में उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो इससे त्रुटियाँ आना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि चलो भारतीयों को मजबूरी में रखना, उनकी क्या हो गई, मजबूरी हो गई। तो चाल चला कहा कि अब रंग भेद नीति ना होगा, अब योग्यता होगा। तक योग भारतीय पहुँचेंगे तो कार्यभार ठीक होगा, ठीक। इसी में तुम पढ़ेगा तो लोगों को पता है कि गवर्नर की कार्यकारिणी में एक चौथा अधिकारी बन गया, मेकाले, जिसको विधि आयोग बनाया गया कि जो भी अब कानून बनेगा उस, इसमें कहा गया था गवर्नर को एक अधिकार दिया गया कि आप, अब पहले क्या था गवर्नर के बारे में सुनो कि ब्रिटेन द्वारा बनाए गए कानून को ही भारत में लागू करता था। अब कहा कि नहीं, गवर्नर को भी एक अधिकार दिया कि आप भी विधि बना सकते हैं भारत में अपने अनुसार। तो एक विधि आयोग बनाया गया, जैसे आज भी भारत में विधि आयोग है, ठीक ना, जो सरकार को समय समय पर सलाह देता है कि कैसे आपको कानून बनाना चाहिए। तो इसीलिए जब गवर्नर को अधिकार मिलने का प्रयास हुआ कि गवर्नर को भी अधिकार ये मिलना चाहिए कि वो भी विधि अधिकार मिल सकता है, ऐसा तो 1861 में गवर्नर को पूर्णता अधिकार मिल गया कि वो भी अपने लिए विधि का अधिकार बना सकता है, नहीं किसी भी तरह का विधि बना सकता है संसद की बजाय। ब्रिटेन संसद की बजाय स्वतंत्र रूप से भी अपने अनुसार जहाँ जरूरत मिले विधि बना सकता है, कानून बना सकता है। इसीलिए पहले से तैयार हो गया। उसका रूपरेखा कहाँ तय कर देगी, 1833 एक्ट में, ठीक है ना। इसी एक्ट के तहत देखा गया कि तुम पढ़ा होगा 13 का एक्ट में पढ़ा है, सब एक्ट पीछे पढ़ लेना संवैधानिक विकास में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ एक अधिकार ख़त्म नहीं किया गया। बात यह करके पूर्ण अधिकार कब खत्म कर दिया गया, चाय और चीन पर सभी कब अधिकार हटा दिया गया, 1833 एक्ट में। यानी अब पूर्ण रूप से भारत पर व्यापारिक अधिकार किसका हो गया, ब्रिटिश क्राउन का हो गया। एवं किसका ख़त्म कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले ली। इसी के समय 1831 में कुशासन के आधार पर प्रशासन अपने अधीन किया गया, ठीक ना। यानी जहाँ जहाँ पर कुशासन था वहाँ पर कहा कि प्रशासन को ठीक से मजबूत किया जाए, ठीक ना। अभी पढ़ा चुके हैं। 50 शिक्षा पर बल दिया। क्यों दिया बल, ताकि अंग्रेजी को क्या दिया, प्राथमिकता दी जगह। अंग्रेजी को प्राथमिकता देंगे तो भारत में अंग्रेजी का बोलबाला होगा और पूरे अंग्रेज भारत को अपने अनुसार चलाएंगे। तो इसीलिए कहा था इसने, मेकाले ने, कि हमने बेंटिक ने और मेकाले ने मिल कहा था कि हम भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करेंगे जो रंग रूप से भारतीय हो। जैसे हम मान लो रंग रूप से क्या भारतीय हैं, लेकिन सोच में क्या अंग्रेज हो। इन अंग्रेज को नीतियों को भारत में लागू करने पर क्या दे, बल दे। ऐसा हम लोग एक शिक्षा पर बल दे। तो भारत में उन्होंने क्या किया, जितने भी हायर स्कूल था उस समय अंग्रेजी शिक्षा लागू करना शुरू कर दिया, ताकि वो अंग्रेजी की नीति को ही क्या करे, भारत में लागू कर सके, भले रंग रूप से क्या हो, भारतीय हो। यानी अपने अंग्रेजी को तथा अपनी नीतियों को भारत में क्या कर थोपने के लिए भारत में 50 शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा पर क्या दिया, बल दिया। इसलिए कहा कि हम ऐसा शिक्षा चाहते हैं जो रंग रूप से क्या हो, भारतीय हो, लेकिन सोच में क्या अंग्रेज हो। यानी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था किसके अनुसार चलेगी, अंग्रेजों के अनुसार। वो कब संभव होगा, जब भारतीय भी अंग्रेजी समझेंगे। तो भारतीयों को अंग्रेजी समझाने के लिए क्या किया गया, ताकि तालमेल बैठेगा, भारतीय अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया गया, ठीक ना। 1813 का एक्ट में तुम पढ़ा होगा, उसके लिए सुना होगा ना, शिक्षा के बल देने के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था। इसने सुधार का भी काम किया था, इसलिए सुधारवादी बुलाता है। सती प्रथा का इसने अंत किया, नेक्स्ट कड़ी में किसने अंत किया,
ऐसे पहले इसका प्रयास कलाई भी कर चुका था, कर्नवालिस भी कर चुका था, हेस्टिंग्स भी कर चुका था, लेकिन वे लोग क्या हो गए थे, सफल हो गए थे। और ये क्या बेंटिक क्या किया, सफल हो गया। राजा राम मोहन राय ने भी इसके लिए अथक प्रयास किया था। पूछेगा कौन से समाज सुधारक ने इसके लिए अथक प्रयास किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। और अंततः अंग्रेजों ने कानून बनाया 1829 में 17 एक्ट के तहत। ये पहले कहाँ लागू किया, बंगाल में। यानी अब आप सत्य किसी भी महिला को सत्य जिसका हस्बैंड मर जाता था तो उसको आग में जलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। अगर करते तो 1829 के 17 एक्ट का उल्लंघन होता। तो पहले कहाँ लागू था, बंगाल में। लेकिन 1 साल बाद 1830 में बम्बई और मद्रास में भी क्या हो गया, लागू हो गया। तो सबसे पहले सती प्रथा के लिए किस समाज सुधारक की भूमिका अहम हो रही, तो बोलना राजा राम मोहन राय की। किस गवर्नर की भूमिका रही, लॉर्ड विलियम बेंटिक की। किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया, यानी एक तरह से ये सिर्फ आर्थिक ही प्रशासनिक नहीं, सामाजिक सुधारक भी था, इस समाज को भी सुधारा जाए। ठीक। शिशु बालिका खत्म किया, जहाँ तक उसमें किशोरी को हत्या कर देती थी, लोग बच्ची को मार देते कि बच्ची को मान देते कि बच्ची जो हमारा है आगे विकास नहीं करेगी, हमारे लिए, हमारे घर के लिए बाधक का काम करेगी, ठीक है ना, इसीलिए बच्ची को लोग मार देते। तो शिशु बालिका वध कहा कि ये तो भाई इस पृथ्वी पर हर मानव को जीने का अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। तो कहा कि शिशु बालिका वध को इसने क्या रखा, खत्म कर दिया। 1830 में इसने ठगी प्रथा को भी खत्म कर दिया। तो क्या था, इसमें हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के लोग थे, सब काली भवानी पूजा की बल देते थे, बलि पर बल देते थे। तुरंत इसने क्या किया, बलि पर बल देने लगे, सिर की बलि देते थे। तो इससे क्या हुआ, इसे बलि दे करके झूठ मूठ का भगवान का भय दिखा करके लोगों से पैसा हटते थे, ठीक ना। इससे बेंटी को लगा कि समाज में बहुत व्याप्त बुराई है, ये बुराई को दूर करना चाहिए। यानी जो संकीर्ण मानसिकता उसको हटाना चाहिए। संकीर्ण मानसिकता हटाएंगे तभी हम उसको एक नया कल्चर देंगे, तब हमारे अंग्रेजी को अडॉप्ट करेंगे लोग। उन्होंने क्या किया, कर्नल सलीमन जो उस समय अध्यक्ष था, उसका उस बेंटी का जो सदस्य था, उसी की अध्यक्षता में क्या किया, ठगी प्रथा खत्म करवा दिया 30 में। तो पूछता है ठगी प्रथा किसने खत्म करवाया, तो बेंटिक ने। किससे करवाया, तो कर्नल सलीमन ने। ठीक, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो हम लोग का मेन दूसरा टॉपिक होगा। ठीक।